क्या लगाया ये ये अरे इसके फॉर्मूला लिखा है ब्रैकेट में, ऑक्सिलरी कम लिखा। तीन क्वेश्चन जल्दी उतारो फटाफट। हो गया भाई। अरे सुन लो, इतना करने के बाद अब तुम्हारे पहला क्वेश्चन आता है नॉर्मलता का। ऐसे भी देखो, देखो भाई दिया क्या क्या है। सबसे पहले पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। दिया है भार बराबर दिया है NaOH का जो भार है वो 40 ग्राम है। NaOH का अणुभार और NaOH का अणुभार जो होता है ये होता है 23 + 16 + 1 बराबर 40। B बराबर 200 ml। तो नॉर्मलता हमें ज्ञात करनी है। नॉर्मलता बराबर विलय के तुल्यांकों की संख्या बटे बिलियन का आयतन ml में गुणा 1000। अब हम तुल्यांकों की संख्या निकाल लें। NaOH के तुल्यांकों की संख्या, और तुल्यांकों की संख्या जो होती है भार बटे तुल्यांक के भार होता है, यानी कि W, और तुल्यांक के भार को लिख सकते हैं हम अणु भार बटे, और NaOH हम ये पहचान लेंगे कि यह अम्ल है या क्षार है। जो अम्ल क्षार की पहचान ना पड़े तो यहाँ संयोजकता लिख देना फिर। तो फिलहाल तो हमें NaOH का पता है कि क्षार है, तो यहाँ इसकी अम्लता होगी। तो
भार जो है वो तो आ गया 40 ग्राम। अणु भार कितना आया है इसका, वो भी 40 है। और अम्लता जो है वो 1 है। अब कोई कहे कैसे पता चल रही है, तो NaOH में Na पे प्लस होता है, इस पे माइनस होता है, सिंगल सिंगल ही होता है, इसलिए 1 हो जाती है। 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगी तुल्यांकों की संख्या। तो नॉर्मलता जब हम निकालेंगे तो यहाँ तो 1, और आयतन आ गया कितना 200, और ये इससे कैंसिल कर देंगे, 5 बार कट जाएगा, यानी कि 5n आ जाएगी नॉर्मलता। देखो एक और बात सुन लो, नॉर्मलता का जो मात्रक होता है ना वो यहाँ से बनता है, ये लीटर में होता है, और ये तुल्यांक का मात्रक तुल्यांक ही होता है। तो यहाँ चाहो तो एक लाइन लिख सकते हो कि नॉर्मलता का मात्रक तुल्यांक प्रति लीटर होता है। तुल्यांक प्रति लीटर होता है, और तुल्यांक प्रति लीटर को हम n से दर्शाते हैं, ठीक है, यानी कि इतना सारा ना लिख के हम ये लिख देते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारा, दिया है, क्या दिया है, देखो आयतन है दिया है उन्होंने, b बराबर 250 दिया है। अब क्या नॉर्मलता भी दे दी है उन्होंने, नॉर्मलता कितनी, n/10। n/10 का मतलब होता है कि 1/10 इंटू n, n मात्रक है यहाँ। बाकी कितनी मात्रा की जरूरत पड़ेगी, यानी कि W का मान उन्होंने पूछा है, और किसका, ऑक्जेलिक अम्ल COOH का होल ट्वाइज इंटू 2H2O का अणुभार, ये ऑक्जेलिक अम्ल होता है, तो अम्ल की क्षारकता भी होगी इसकी। तो पहले हम निकाल लेते हैं। देखो इसके 12 होते हैं, 16 प्लस 16, 16 16 आ गए, प्लस 1 आ गया, और इसके आगे गुणा 2 हो जाएगा, इंटू 2 गुणा H2O का जो पूरा मान होता है ना वो 18 होता है, मतलब इंटू का मतलब प्लस। 16 दूनी 32, और ये 44, और एक 45 दूनी 90, 90, 18 दूनी 36, कितना हो जाएगा 126। ये m का मान आ गया। अब ऑक्जेलिक अम्ल का हमें क्षारकता भी निकालनी है इसकी, COOH, देखो एक COOH होता है ना, COOH एक होता है तो उस पर एक प्लस रहता है, एक प्लस मतलब जब होल ट्वाइज हो जाता है ना तो उस पर 2 रहते हैं। ऐसे ही H2SO4 पे भी 2 होते हैं, क्योंकि प्लस के 2 रहता है, ऐसे इसमें भी 2 हो जाएंगे। तो HCl पे 1 ही होगा, 1 प्लस 1 माइनस, तो HCl पे 1 होता है, H2SO4 पे 2 होते हैं, इस पर भी 2 होंगे, तो इसकी क्षारकता जो आ जाएगी वो 2 आ जाएगी। अब हम सबसे पहले हमें तुल्यांक की भार की जरूरत पड़ेगी, तो हम तुल्यांक की भार निकालेंगे। देखो तुल्यांकों की संख्या निकाल दो, भार बटे और तुल्यांक की भार, भार तो W है, तुल्यांक की भार जो होगा तुम्हारा वो अणुभार बटे क्षारकता हो जाएगी। अणुभार तो हमें निकालना ही, ये भार तो हमें निकालना ही है। अणुभार आ गया 126, और बटे 2, 126 का आधा कितना हो जाता है, हाँ जी 163। ये तुल्यांकों की संख्या आ गई। हम निकालेंगे इसके बाद नॉर्मलता। नॉर्मलता बराबर तुल्यांकों की संख्या बटे आयतन गुणा 1000।
अब आयतन जो वो ml में होना चाहिए। देखो नॉर्मलता का मान जो आ गया वो 1/10 आ गया। तुल्यांकों की संख्या जो वो यही है, W/63 बटे आयतन आ गया 250 और गुणा 1000। 250 चौक इतना आ जाता है, यानी कि 1/10 बराबर W×4/63, ये ऊपर और ये नीचे, यानी 63/10 गुणा 4 बराबर आ जाएगा W। या W बराबर 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 ही करना 4, 2 बचेगा 23 हो जाएगा, 4 पंजे 20, 10 हम लगाएंगे 3 हो जाएगा तो 30 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा 4 पंजे 20, यानी कि W बराबर जो है ना वो 15.75/10 आ जाएगा। एक अंक और इधर आ जाएगा, W बराबर 1.575 ग्राम आ जाएगा। इतने ऑक्जेलिक अम्ल की आवश्यकता होगी। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, कल हो जाना चाहिए था, कल हुआ नहीं वो। शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करनी है, शुद्ध जल की। तो शुद्ध जल का ये तो तुम क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो इसमें कुछ भी मान नहीं दिया है, जबकि बोर्ड के एग्जाम में पेपर आया है, ये पेपर में आया है और इसमें कुछ भी नहीं दिया, मतलब ना आयतन दिया, ना भार दिया, ना मात्रा, कुछ भी नहीं दिया है। सीधा बोल दिया शुद्ध जल का तुम्हें शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करनी है। तो अगर ऐसी स्थिति में कुछ ना दिया होता है तो कम से कम हम 1 लीटर लेके चलते हैं, 1 लीटर, समझ गए। तो कुछ नहीं दिया तो हम कहेंगे माना 1 लीटर, तो हम कहेंगे माना जल का आयतन बराबर 1 लीटर है, या बराबर 1000 ml कर दो। जल का घनत्व कितना होता है, जल का घनत्व जो होता है ना वो 1/लीटर होता है, 1 किलोग्राम पर लीटर होता है। तो हम इसका द्रव्यमान निकाल देंगे। द्रव्यमान जल का द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मतलब W निकाल लें हम, या जल का भार निकाल देंगे। और भार बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व, यानी कि W बराबर जो है आयतन आ गया है तुम्हारा 1000 और घनत्व आ गया है 1। जल का अणुभार निकाल देंगे। जल का अणुभार M बराबर कितना होता है 18। तो जी मोलरता निकाल लेंगे हम के, तो ये तुल्यांक नहीं, मोलों की संख्या होगा भाई, सबके लिए, सबने लिख ली। दोबारा से मैच कर लो। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m। स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो भाई मोलरता का फॉर्मूला, देखो भाई, हाँ, विलय के मोलों की संख्या विलयन का आयतन, सॉरी, विलायक विलय के मोलों की संख्या भार बटे
अणुभार। देख क्या कर रहे हैं यार, ये आगे मोलों की संख्या, और विलायक का भार जो होता है ना वो कैपिटल डब्ल्यू से दर्शाया जाता है, वो भी किलोग्राम में। यानी कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं फॉर्मूला, भार बटे अणुभार गुणा विलायक का भार। ये है इसका ओरिजिनल फॉर्मूला। इसका मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम। इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है। अब देखो और फॉर्मूला क्या चेंज हो सकता है, अगर ये किलोग्राम में ना हो, ये खाली ग्राम में होगा, तो 1000 से यहाँ गुणा हो जाती है। ये होता है मोललता, लिख लेंगे। अब का याद रखना, हाँ, अब का जो भी चीज़ इसमें यहाँ दी है ये विलायक हो का भार होगा। विलायक का मतलब ये जल हो सकता है या कोई बेंजीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसमें कोई चीज़ मिला के बिलियन बनाया जाएगा। इतना डाल लेंगे।